टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था पोलराइजेशन ट्रांसफ़र के बारे में कि पोलराइजेशन ट्रांसफ़र क्या होता है, और इस पोलराइजेशन ट्रांसफ़र को यूज करके हम वन न्यूक्लियाई से अनदर न्यूक्लियाई के अंदर हम पॉपुलेशन ट्रांसफ़र करते हैं, और या फिर जिसे हम पोलराइजेशन ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके थ्रू हम सिग्नल्स को इन्हेंस करते हैं। तो पोलराइजेशन ट्रांसफ़र हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हमने बोला था कि सिलेक्टिव पोलराइजेशन ट्रांसफ़र था, जहाँ पे हम दो स्टेट्स को सैचुरेट कर रहे थे कि दो स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इक्वल कर रहे थे। और एक हमारा था पॉपुलेशन इन्वर्जन, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या फिर पॉपुलेशन है वो हम इंक्रीज कर रहे थे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, और हमने ये देखा था कि ये सब करने के बाद कि यहाँ से जैसे पोलराइजेशन ट्रांसफर से वहाँ से हमारे पास दो टाइप के इन्हेंसमेंट हमें मिल सकते हैं। एक हमारा पॉजिटिव इन्हेंसमेंट होता है और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव इन्हेंसमेंट। अगर सिग्नल हमारा नेगेटिव में जा रहा है और उसकी इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा नेगेटिव इन्हेंसमेंट कहलाता है। अगर सिग्नल की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव में है तो वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव इन्हेंसमेंट। तो ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। लास्ट में जहाँ पे हमने छोड़ा था वो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि ये पोलराइजेशन ट्रांसफ़र होता किससे है। तो पोलराइजेशन ट्रांसफ़र के लिए पल्सेस अप्लाई की जाती है। ये पल्स अप्लाई करके पोलराइजेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, पॉपुलेशन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये पल्सेस यूज़ होती है, डिफरेंट पल्सेस होती है। तो उन पल्सेस में फॉर एग्जांपल जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए 180 डिग्री की पल्स को हम यूज करते हैं। तो ये इससे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लो स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ये चीज़ हमने देखी थी। तो आज हम बात करेंगे कि ये पल्स होती क्या है और इन पल्स का हम डेप्थ एनएमआर के अंदर किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो डेप्थ एनएमआर की हमने डेप्थ का हमने ये तो सीख लिया कि ये पोलराइजेशन ट्रांसफ़र होता है, वो पोलराइजेशन ट्रांसफ़र क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम पल्सेस को देखते हैं कि पल्सेस का यूज हम कैसे करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा जब हम क्या करते हैं कि जैसे इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हमारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक वेक्टर है वो सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में अगर अप्लाई करते हैं जेड डायरेक्शन में, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, वो जेड डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। ये हमारा होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जिसे हम बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं बहुत बार, एम जेड से। ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है। और ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है हमारा ये जेड डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा होता है सबसे पहले कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये हमारा ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इस लॉन्गिट्यूडनल को हम रोटेट करा के यहाँ पे लेके आते हैं ट्रांसवर्स बनाने के लिए कि इसे जेड एक्सिस से जो एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसे एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके आते हैं ताकि ये सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, ताकि डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर पाए, इसलिए हम यहाँ से इसको ट्रांसफर्स लेके आते हैं। तो ट्रांसफ़र इसे लाने के लिए इसमें आर एफ पल्सिस दी जाती है। जो आर एफ पल्सिस होती है वो आर एफ पल्सिस कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है एक कलेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स होता है और कुछ नहीं होता है। ये कलेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए हम अप्लाई करते हैं ताकि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो डिस्टर्ब हो, एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जैसे कैसे अप्लाई करते हैं इसकी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये हमारी एक पल्स है। तो इस पल्स को हम एक शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से जब हम इसको अगर पल्स को ऑन करते हैं तो इस टाइम पे हमने पल्स स्टार्ट की, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर रेडियो वेव्स हम अप्लाई कर रहे हैं और फिर कुछ टाइम के लिए इस रेडियो वेव्स को हम ऑन रखते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद, एक शॉर्ट टाइम के बाद इसे हम कर देते हैं ऑफ। तो यही होता है हमारा पल्स। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पल्स को अगर अप्लाई करेंगे, जैसे हमें पता ना कि हमें क्या करना होता है कि इसके पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
कुछ डेंसिटी होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लोग। जैसे ही हम इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल कराते हैं तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से इनको एक्साइट करती है, मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करने के बाद ये हायर स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो वो ये वाली स्टेट होती है कि हम वहाँ पे पल्स देते हैं। तो ये पल्स होती है, ये कलेक्शन ऑफ वेव्स होती है। तो इस पल्स को हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमने इसको दी और ये ट्रांसफ़र होगा। कुछ टाइम के लिए हम इसको ऑन रखेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये सैचुरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दोनों की दोनों इक्वल अंदर सेम हो जाएगी। मीन्स उस टाइम क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवार्ड जो ट्रांजिशंस होगी वो हमारी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि हम पल्स को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन प्रोसेस होगी। जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गए हैं वो वापस क्या आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज़ थी हमारे। ग्राउंड स्टेट में आने के बाद फिर हम कुछ टाइम के बाद फिर से इसको एक्साइट करेंगे, फिर से पल्स देंगे थोड़े टाइम के लिए। तो ये सब होता है। और एक चीज़ तो हमारा ये हो गया कि पल्स होती क्या है, कुछ नहीं होता, ये जस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेव्स है जिसे हम एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ पे दी जाती है वो बेसिकली हमारी होती है लार्मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पे वही अब्जॉर्ब करेंगे जो उनकी लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगी। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल में हम जो वेव्स होती है उन फ्रीक्वेंसी को हम अप्लाई करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं जिसे हम बेसिकली टाउ से डिनोट करते होते हैं, जो हमारा टाइम होता है, या फिर जिसे हम विड्थ ऑफ पल्स भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम ये पल्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जब से हम पल्स अप्लाई किया, पल्स अप्लाई करने से एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के साथ क्या होता है, ये चीज़ को हम देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होता है, ये हमने समझ लिया कि ब्रॉड वे में। अब माइक्रो लेवल पे क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं कि आरएफ पल्स अप्लाई करने से होगा क्या। तो जैसे ही हम आरएफ पल्स अप्लाई करेंगे, जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन के अंदर होता है वो यहाँ से टिल्ट करता है। ये अगर मेरी वाई डायरेक्शन होगी, एक्स वाई डायरेक्शन में अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो मेरा जेड डायरेक्शन के अलोंग होगा और ये यहाँ से टिल्ट करेगा टुवार्ड्स द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की तरफ आएगा। और ये कितना टिल्ट करेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम पल्स कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ से मैंने बनाया है कि ये अगर मेरी जेड एक्सिस है, ये इसके यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग अगर पल्सिस अगर लगाई जाएगी तो जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो हमारा इस तरफ टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे ओरिएंट करेगा। तो पल्सिस अप्लाई करने के बाद ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो ट्रांसफ़र होके हमारा आ जाएगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब ये कितना होगा ये इस चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि थीटा एंगल होता है, ये कितना होगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है इस थीटा को निकालने के लिए। जो थीटा है वो कितना होगा, कितना एंगल होगा उसका, कि कितनी डिग्री ये रोटेट करेगा। कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ये कहीं इन बिटवीन द एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, ये इससे आगे भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है यहाँ से हमारा इस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे हमारा जो गामा होता है ये हमारा होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है और ये हमारा फिक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए। ये जो गामा है वो फिक्स होता है कि 13C और 1H प्रोटॉन के लिए हमने ये देखा था, इसके लिए 267 के अराउंड होता है और इसके लिए हमारा ये 67 के अराउंड होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो आता है ये गामा ऑफ 13C, यहाँ पे गामा ऑफ 13C है। ठीक है, तो इनका रेशियो हमने देखा था अराउंड 4 आता है। तो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए गामा फिक्स होता है और ये हमारा होता है B1। तो B1 जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा B1 और गामा दोनों कांस्टेंट है, तो हम चेंज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ टाउ को। टाउ मीन्स टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि विड्थ, कि कितनी विड्थ हम अप्लाई कर रहे हैं, कि जो हम पल्स दे रहे हैं वो कितने टाइम स्पेन के लिए दे रहे हैं, 5 माइक्रोसेकंड के लिए, 10 माइक्रोसेकंड के लिए, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारी ये दोनों की दोनों चीज़ें फिक्स है, तो यहाँ से कि कितना रोटेट होगा, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो ये कितना रोटेट होगा वो डिसाइड करेगा टाउ पी। तो थीटा टाउ पी जितना ज़्यादा, थीटा पी उतना ही ज़्यादा होगा हमारे लिए। फॉर एग्जांपल अगर 90 डिग्री की अगर हम पल्स दे रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री के लिए जो हमारा यहाँ से टाउ की वैल्यू है वो हमारी 5 आ गई, ठीक है, कि 5 माइक्रोसेकंड के लिए अगर हम पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री आ रहा है। मीन्स जो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो 90 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। लेट्स से मैं इसको डबल कर देता हूँ कि 5 को मैंने डबल कर दिया 10, तो ये दोनों तो मेरे फिक्स है। तो अब एक साइड में अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है ये इक्वेशन, तो हमारी दूसरी साइड भी तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा इक्वल होगा। तो ये 10 कैसे हुआ, अगर मैं सिंपली देखो कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम में जो ये एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मीन्स अगर पहले अगर मैं 5 माइक्रोसेकंड के लिए अगर दे रहा हूँ, तो अगर मैं इस विड्थ को अगर डबल करता हूँ तो उस टाइम जो एंगल है वो भी डबल हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा गामा और B1 तो हमारा फिक्स है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा 15 हो गया, और 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 270 हो गया। मीन्स कि अगर मैं 50 माइक्रोसेकंड के लिए अगर अप्लाई करूँगा तो मेरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो वो यही है कि ये हमारा जो आया था वो आया था टाउ पी इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड के लिए। तो जब मैंने इसको डबल किया तो इसको डबल करने के बाद 10 माइक्रोसेकंड किया तो एंगल है वो इसका डबल हो गया 180 डिग्री। और जब मैं इसको भी डबल कर दूंगा, इसका भी डबल कर दूंगा, तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोसेकंड। और 20 माइक्रोसेकंड के लिए जो ये एंगल है वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और यही चीज़ होती है कि ये कितना रोटेट हुआ है, जो पल्स जो हम बोलते हैं ना कि 90 डिग्री पल्स अप्लाई कर दी, 180 डिग्री पल्स अप्लाई कर दी, 270 डिग्री पल्स अप्लाई कर दी, वो यही होता है कि उस पल्स की कैपेबिलिटी क्या है, कि वो कितना डिग्री उसे रोटेट करा सकता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को। अगर ये से 45 डिग्री रोटेट करा रहा है तो हम उससे बोलेंगे 45 पल्स, ठीक है, 45 डिग्री। 90 डिग्री करा रहा है तो हम उसे बोलेंगे 90 डिग्री पल्स। तो पल्स में अगर हम ये बोलेंगे कि 90 डिग्री पल्स, 180 डिग्री पल्स, 270 डिग्री पल्स, तो वो उसका रिलेशन होता है कि वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को है वो कितना डिग्री रोटेट करा पा रहा है, कितना उसको रोटेट कराने की उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। जितना रोटेशन कराएगा उतना ही, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन टाउ पी के ऊपर डिपेंड करेगा, कि टाउ पी जितना ज़्यादा होगा ये जो थीटा है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और कितने टाउ पी देना चाहिए हमें 90 डिग्री के लिए, वो इनिशियली हमें पता होता है गामा और B1 से, कि गामा और B1, गामा कितना है और B1 कितना, ये हमारे फॉर ए पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए हम यहाँ पे फिक्स रखते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया इसके बारे में। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है हमारा, ये हमने यहाँ पे तो मैंने बता दिया, ये सीधा जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया, तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कंपल्सरी तो नहीं था ना कि इसी डायरेक्शन के अंदर आए, ये इसी डायरेक्शन के अंदर भी तो जा सकता था, इस साइड, ठीक है, ये इस साइड भी तो आ सकता था। तो ये देने के लिए कि किस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में पल्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन देते हैं। उसमें क्या होता है, अगर ये हमारा जो थंब है वो, अगर थंब हमारा ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन के अंदर जो पल्सेस है वो लगाई गई है, तो जो ये हमारी फिंगर्स होंगी वो इस चीज़ को बताएंगी कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो
कि यहाँ से ये देखो कि ये है इस डायरेक्शन में अगर हमारा ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमने इसको पल्स को लगाया है कि डायरेक्शन ऑफ पल्स ये है, तो जो कर्ली फिंगर्स होंगी ये वाली जो कर्ल फिंगर्स है ये हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ टिल्टेशन बताएगा कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो किस डायरेक्शन में आएगा। जैसे यहाँ से देखो ये इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा होता है रूल बताने के लिए कि किस डायरेक्शन बताने के लिए हमारा राइट हैंड थंब रूल है कि किस डायरेक्शन के अंदर ये ओरिएंट करेगा, टिल्ट करेगा। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल दे सकते हैं। अब इसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितना डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, कितना रोटेशन होगा, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि वो 45 डिग्री पल्स है, 90 डिग्री पल्स है या फिर 135 डिग्री पल्स है। तो ये चीज़ें बता सकते हैं। तो इन्हीं पल्सेस को यूज किया जाता है कि डेप्थ के अंदर, कि डेप्थ हम 45 लिखते हैं। तो डेप्थ 45 का मतलब ये होगा कि वहाँ से जो हमारा जो पल्स दी गई है वो 45 डिग्री पल्स दी गई है। और डेप्थ 90 अगर मैं लिखूँगा तो डेप्थ 90 का मतलब होता है कि वहाँ पे 90 डिग्री की पल्स अप्लाई की गई है। और डेप्थ 135 लिखा होता है तो वहाँ पे 135 होता है। तो ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये 45 डिग्री रोटेशन देंगे तो वो यहाँ पे कहीं बीच में रहेगा, 90 डिग्री रोटेशन देंगे तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो यहाँ आ जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। और 135 देंगे तो वो इसके अराउंड यहाँ पे कहीं आ जाएगा 135। तो यही डायरेक्शन है वो यही डिसाइड करती है कि किस टाइप के सिग्नल्स आएंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन करूंगा अभी कि डेप्थ 45 में किस टाइप का सिग्नल मिलता है, डेप्थ 90 में किस टाइप का सिग्नल मिलता है, डेप्थ 135 में किस टाइप का सिग्नल मिलता है। मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि 45 का अप्लाई करने से पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल और क्वांटम एक्सप्लेनेशन रहती है। अगर वो चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे कम से कम हर एक के लिए 1 से 2 वीडियोस मुझे बनाने होंगे। तो जो मैं जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पे कभी करवाऊँगा, जहाँ पे मैं परटर्बेशन मेथड का बताऊँगा, वहाँ पे मैं इन चीज़ को शायद एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वहाँ पे कि 45 डिग्री पल्स अप्लाई करने से, ये 90 डिग्री पल्स अप्लाई करने से, 135 डिग्री पल्स अप्लाई करने से क्या होता है। तो ये आप ये मानो कि ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोर्शन आ जाता है। तो फॉर द टाइम बिंग हम यही चीज़ समझते हैं कि 45, 90 डिग्री पल्स और 135 डिग्री पल्स देने से तो हमारा सिग्नल है वो में किस टाइप के सिग्नल हमें मिलते हैं। तो ये हम मूव करते हैं डेप्थ की तरफ। तो हम बेसिकली 13C NMR के अंदर हम 3 टाइप के ये डेप्थ पढ़ते हैं, डेप्थ स्पेक्ट्रा, डेप्थ NMR, डेप्थ 45, डेप्थ 90 और 135। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जो डेप्थ 45 होता है वो हमें देता है प्रोटोनेटेड कार्बन के रिस्पेक्ट में सिग्नल देगा। हमें यही चीज़ समझनी है कि जो डेप्थ हमारा होगा 45 वो प्रोटोनेटेड कार्बन होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये अगर मेरा कोई एक सिग्नल है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेप्थ अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो डेप्थ में प्रोटोनेटेड कार्बन मीन्स वही कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उन्हीं का सिग्नल हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 है, CH2 है, तो डेप्थ 45 में हमें इसका सिग्नल मिलेगा, इसका सिग्नल मिलेगा और इसका सिग्नल हमें नहीं मिलेगा CO, क्योंकि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। फिर हमारे पास क्या होगा, जो डेप्थ 90 होता है वो सिग्नल हमारा होता है CH के लिए, कि सिर्फ वो उसी कार्बन को शो करेगा जिसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, CH वाला, ठीक है। और जब डेप्थ 135 आएगा ये हमारे पास 2 टाइप के सिग्नल देगा, कि एक हमारा सिग्नल पॉजिटिव इन्हेंसमेंट की तरफ देगा और एक सिग्नल देगा नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव वाले सिग्नल आएंगे वो हमारे आएंगे कि ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ है, और नेगेटिव आएगा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये सिग्नल्स हमें इस तरीके से मिलेंगे। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 45 है वो तो आएगा कि वो कार्बन का सिग्नल मिलेगा जिसके साथ CH हाइड्रोजन अटैच्ड है। डेप्थ 90 वो हमें वो सिग्नल्स देगा, वो कार्बन्स बताएगा जिसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है विद 1 हाइड्रोजन ओनली। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, जिसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, CH का देगा ये।
और 135 वो हमें ये बताएगा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो इवन है या फिर ओड है। ओड होंगे तो वो पॉजिटिव सिग्नल देगा और जो इवन होगा वो हमें नेगेटिव सिग्नल देगा। तो किसी भी जब हम एक सिर्फ 13C NMR के साथ हम अगर 1H NMR नहीं लेना चाहते तो इसी के साथ हमें क्या लेना चाहिए कि ये तीनों के तीनों सिग्नल्स लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। अलोंग विद किसके होगा, जो हमारा प्रोटॉन डीकपल्ड होगा, क्योंकि ये टेक्निक है वो किसके लिए थी, इस डेप्थ की टेक्निक को हम इसीलिए तो यूज कर रहे थे ना कि प्रोटॉन डीकपल्ड के केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन वो लॉस कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हो और जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कॉम्प्लेक्स भी ना हो, तो इसीलिए हम डेप्थ को यूज करते हैं। तो डेप्थ अलोंग विद प्रोटॉन डीकपल्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का हमें इसमें समझते हैं कि इसमें डेप्थ 135, 90, 45 कैसे है। तो जो ये सबसे नीचे हमारा ये हमारा प्रोटॉन डीकपल्ड है, और प्रोटॉन डीकपल्ड हमारे पास क्या देता है कि ऑल कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें सिग्नल देगा कि यहाँ पे ये जो जीरो वाला है ये TMS का है। फिर इसके बाद हमारे पास ये 6 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे सभी टाइप, इतने टाइप के हमारे पास ये कार्बन प्रेजेंट है। ये एक टाइप का हो गया, ये हमारा सेकंड टाइप का, ये थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप का, फिफ्थ टाइप का, सिक्स टाइप का, मतलब ये 6 कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो हम यहाँ से ये सोचेंगे कि हमें नॉर्मल स्पेक्ट्रा के अंदर हमें 6 कार्बन सिग्नल्स हमें मिलेंगे अगर हम प्रोटॉन डीकपल ले रहे हैं। तो यहाँ से तो अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है, अगर डायरेक्ट अगर हम देखें तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो हमारे पास इतने सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, अब इनके पास में किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है हमारा कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, क्या नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं डेप्थ 45। तो डेप्थ 45 हमारा क्या बताता है कि ओनली प्रोटोनेटेड कार्बन्स देगा। तो प्रोटोनेटेड कार्बन्स देगा, तो यहाँ से जब इसको इसके साथ अगर कंपेयर किया जा रहा है, हम इसको प्रोटॉन डीकपल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये वाला जो 6 वाला है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे एक कार्बन ऐसा हो जाता है जिसका क्या होगा, जिसके साथ किसी भी टाइप का कोई प्रोटॉन अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता लग गया, क्योंकि देखो एक चीज़ तो यहाँ से सीधा ही पता लग गई थी कि ये C डबल बॉन्ड O है यहाँ से, क्योंकि इसका सिग्नल है वो 170 के राउंड आ रहा है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमारे पास हो सकता है। अब इस चीज़ ने भी यहाँ से कंफर्म कर दिया कि ये क्या हो सकता है कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता, इस चीज़ का हमें यहाँ से पता लग जाएगा। फिर जो बाकी सारे सिग्नल्स है वो बाकी सारे सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि 4 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, 3 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, 2 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में और 5th कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये सारे सिग्नल हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डेप्थ। फिर डेप्थ 90 है, वो हमें ये बताता है कि सिर्फ CH वाला है। तो यहाँ पे CH वाला एक सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, एक सिग्नल यहाँ पे है। तो इसका मतलब, और ये सिग्नल किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, सेकंड के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो मीन्स एक कार्बन वहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, CH होगा, ठीक है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें पता लग जाती है। अब डेप्थ 135 देखो, डेप्थ 135 में क्या होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि CH और CH3 अगर है हमारा तो उसके लिए पॉजिटिव पीक आएगी, अगर CH2 है हमारा तो उसके लिए आएगी नेगेटिव पीक। तो 135 के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी नेगेटिव पीक्स मिल रही है, एक नेगेटिव पीक ये है और एक नेगेटिव पीक यहाँ पे ये है। तो 2 नेगेटिव पीक है, तो ये दोनों नेगेटिव पीक ने हमें ये बता दिया ये CH2 है, प्रोटोनेटेड है, 1 के लिए नहीं है, तो इसका हमें यहाँ से पता लग गया। तो 2 कार्बन हमारे CH2 हो जाएंगे, और फिर इसके बाद ये वाले जो पीक्स आ रही है ना, ये सारी की सारी पॉजिटिव पीक्स आ रही है, ठीक है, ये सारी की सारी पॉजिटिव पीक्स आ रही है। तो आइदर ये CH है और आइदर ये CH3 है। अब CH के अंदर, CH में कहाँ से पता लग रहा था, 90 के अंदर। तो 90 के अंदर तो सिर्फ एक ही पीक आई, और उस पीक ने हमें ये बताया कि सिर्फ एक ही CH है,
तो ये बाकी दो कौन से बच गए, CH3 बच गए। तो इस तरीके से डेप्थ 135 से हम कार्बन की इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं कि किस टाइप के कार्बन है वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है वन। तो इस तरीके से डेप्थ 45, 90 और 135 को यूज करना है। तो आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि 45 है वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, तो 45 हमें इंफॉर्मेशन देगा प्रोटोनेटेड कार्बन्स की। डेप्थ 90 है वो इंफॉर्मेशन देगा CH के बारे में, सिर्फ एक हाइड्रोजन से अटैच है उनके बारे में। और ये हमारे पास बता देगा कि कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है या फिर इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये चीज़ें हमें बताता है डेप्थ 135। ओके, तो ये हमारा यहाँ से जो फॉर द टाइम बिंग ये हमारा 13 CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं, कितना हमारा ये हो गया 13 CNMR। जितने बेसिक मेजर कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अभी इसके अंदर जो छोटे छोटे जो एक दो टॉपिक्स रहते हैं उनकी वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट कभी, पर अभी जो जितना बताया है वो 13 CNMR और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मोर देन इनफ है। कि अगर आप इतना अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और 13 CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये सारा आपके लिए, चाहे आपका MSc का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BSc से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपका नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जैम का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका कोई भी अदर कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे बार का एग्ज़ाम हो, उन सभी को आप बहुत अच्छे से इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।